प्लीज़ वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। आई एम सब टू विद शिव कुमार यादव। एंड जैसे कि हमने बात किया था कि हम इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो बिना बकचोदी के हम स्टार्ट करते हैं। सो before that, I'm just requesting to you, if you like this content, so please go and hit the subscribe button and like button, and as if you want and if you wish, so please share this video for others. एंड सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। देखिए, ब्रिटिशर्स के नाम से तो मेरा मतलब खून खौल जाता है, फिर भी मैं क्या करूँ, यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए हमें पढ़ाना भी पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। अगस्त 20 1970, the British government declared the first time objective was gradual introduction of responsible government। अरे काहे का रिस्पॉन्सिबल, मतलब इतने इनको पटक के मारूँ ना कि मतलब ये मतलब चूतिया बना रहे थे भाई। इंस्टीड ऑफ प्रोवाइडिंग द रिस्पॉन्सिबल, अब तक ये पर्सन को नॉमिनेट करते थे और अब ये कह रहे हैं कि भाई वी आर गोइंग टू ऑफिशियली अनाउंस दैट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस the responsible government, and that is our main objective। means what the thing they are used to do with the Indian people मैं बता नहीं सकता, मिले तो बस गोली मारो, that's it। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 वॉज इनेक्टेड, इसको इनेक्ट कर दिया। कम इनटू द फोर्स कब मतलब फोर्स में आया 1921 में। अच्छा, दिस एक्ट इज नोन एज ए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मोंटेग्यू वॉज द सेक्रेटेरिएट and Chelmsford was the viceroy of India। so this is something what you have to remember कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, जिसमें मोंटेग्यू सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट थे उस समय और चेम्सफोर्ड उस समय वायसरॉय ऑफ इंडिया थे। अच्छा, इस एक्ट का फीचर क्या है? सो फीचर ऑफ दिस एक्ट, it relaxes the central control over the provision, मतलब it relaxes the central control over the provision by demarcating and separating the central provision subject। central और provisional subject को सेपरेट करके उसको प्रॉपर डिजाइन करके कि भाई साहब सेंटर का सब्जेक्ट ये है, प्रोविज़न का सब्जेक्ट ये है, ठीक है। इसमें इसने बहुत ही ज़्यादा मदद किया और रिलैक्स भी किया। ओके, सो सेंट्रल एंड द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव were authorized to make law on their respective list। जैसे अभी यूनियन लिस्ट है ओके, और स्टेट लिस्ट है, वैसे ही उस समय सेंट्रल और प्रोविजनल दो सेपरेट सब्जेक्ट बना दिए गए, उनको प्रोवाइड कर दिया गया कि भाई साहब यू आर गोइंग टू हैव द पावर टू मेक लॉ ऑन योर ओन सब्जेक्ट। तो यही सब हुआ। अच्छा, बात यह है कि पहले वो आया कि पहले जो अभी यूनियन लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है ये आया। भाई साहब, पहले ये कॉन्सेप्ट आया था कि उन्होंने सेंट्रल और प्रोविज़न को ऑथोराइज किया टू मेक द लॉ, एंड उनका एक पर्सनल सब्जेक्ट लिस्ट बनाया और उनको स्ट्रक्चर बताया गवर्नमेंट का, और उन्हें बताया कि भाई साहब आप फ्री हो टू मेक लॉ ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। ओके, इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविजनल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट। अच्छा, उस सब्जेक्ट को, अच्छा किसके सब्जेक्ट को, दिस इज द मेन पॉइंट, प्रोविजनल सब्जेक्ट, नॉट द सेंट्रल वन। ओके, सो प्रोविजनल सब्जेक्ट को क्या बोला इन्होंने कि भाई साहब इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं दो भागों में। पहला क्या था, ट्रांसफ़र और रिजर्व। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए, ट्रांसफ़र में क्या होगा, जो मतलब उतना रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं होगा, भाई ले जाते हो, मतलब ब्रिटिशर्स क्या बोलेंगे कोई बात नहीं, इस चीज़ को हम मीडियंस को दे सकते हैं। लेकिन रिजर्व कौन सा होगा, जो मेन इंपॉर्टेंट होगा, जो मनी का सोर्स होगा, उसको ब्रिटिशर्स अपने पास रिजर्व रखेंगे कि भाई साहब पैसा कहीं और ना जाए, हमारे पास आए। ठीक है, समझ रहे हो, मेंटालिटी देख रहे हो उनकी। सो ट्रांसफर सब्जेक्ट वेयर बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर, मतलब विद द एड ऑफ मिनिस्टर। कोई बात नहीं भाई, हम मिनिस्टर के थ्रू भी गवर्नर जो है वो इन सारे सब्जेक्ट को एडमिनिस्टर करेगा। लेकिन जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट है ऑन अदर हैंड वेयर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो रिजर्व है एक्चुअली में जो मनी वाला है, उसको केवल एग्जीक्यूटिव हेड और एग्जीक्यूटिव मेंबर
और गवर्नर ही एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। ओके ठीक है। नेक्स्ट, द ड्यूल स्कीम ऑफ द गवर्नेंस वेर नोन एज ए डायर्ची, और फर्स्ट टाइम डायर्ची का जो टर्म था उसको इंट्रोड्यूस किया गया, और टर्म डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डाया एंड अर्च विच मीन्स डबल रूल। तो आपको याद रखना है इन 1919, देखिए दो है 1919, इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया, डायर्ची को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब ड्यूल रूल। ओके, टू रूल आप ऐसा समझ सकते हैं, टू रूल। ठीक है। नेक्स्ट, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। मैं आपको इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके ब्रेन में बैठ जाए, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप बैठा लीजिए। ओके, सो इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम, अच्छा कहाँ थे हम, सो ड्यूल स्कीम ऑफ द गवर्नेंस वर्ड डायर्ची उसको बोल दिया, ग्रीक वर्ड में उसका क्या नाम था, डबल रूल, एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटली अनसक्सेसफुल। आपको क्या आएगा कि ये सक्सेसफुल था ना भाई साहब, बहुत ही अनसक्सेसफुल रूल था ये। इट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म क्या होता है कि अभी देखिए, अभी किसी किसी स्टेट में क्या क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो इसी को बाई कैमरलिज्म कहते हैं। सो एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री, डायरेक्ट इलेक्शन, ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट इलेक्शन को भी इंट्रोड्यूस किया था कंट्री में थ्रू द रूल ऑफ, थ्रू द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ओके, नेक्स्ट, thus the Indian Legislative Council were replaced by the bicameral legislative consisting of the upper house and the lower house। तो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमने ब्रिटिशर्स के इस रूल से भी लिया है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि आप लोकसभा राज्यसभा देख सकते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेज वर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैं दे आर डायरेक्टली चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। ओके, इट्स रिक्वायर्ड दैट द 3 of the 6 member of the viceroy of executive, it required that the 3 of the 6 member of the viceroy of executive council were be Indian। अच्छा, जो 6 मेंबर थे वाइसरॉय के काउंसिल में, उसमें से 3 में इंडियन होना चाहिए। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव बाय द प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द 6। अच्छा, पहले तो मुस्लिम तक था, बस अब क्या कर दिए, उसको एक्सटेंड कर दिए कि ले भाई अब सिख को भी हम कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव मतलब रिजर्व सीट देंगे, क्रिश्चियन को भी देंगे, एंग्लो इंडियन को भी देंगे, यूरोपियन को भी देंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, कम्युनलिज्म को और एब्रॉड तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, मतलब इतने ये मतलब चूतिया इंसान थे, मतलब मैं क्या ही दूँ, मतलब छोड़ो, हमें पढ़ना है तो हमें फोकस करना होगा। लेकिन भाई साहब क्या ये क्या बंदे थे यार, मतलब पटक के मारो इन्हें कहीं मिले तो। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइडिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, इंडियन एंड क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियन, यूरोपियन। ये मतलब आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि शायद ये पूछ दे पर्सनली कि कौन कौन किसके किसके लिए, सिख के लिए, क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन के लिए। ओके, इट ग्रांटेड फ्रेंचिस ये ग्रांट करता है। ओके, ग्रांटेड फ्रेंचिस टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, राइट टू वोट भाई साहब, राइट टू चूज, राइट टू वोट। ओके, नंबर ऑफ पीपल, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी एंड टैक्स एंड एजुकेशन। मतलब क्या डिस्क्रिमिनेशन ये सोसाइटी में फैला रहे हैं। आप एक मिनट के लिए सोचिए कि कह रहे हैं कि भाई राइट टू वोट जो है वो लिमिटेड लोगों को दिया जाएगा, जिनके पास ज़्यादा पैसा हो या फिर एक मनी के बिहाफ पे, एजुकेशन के बिहाफ पे, समझ रहा है। तो ये क्या मतलब मैं बोलूँ, छोड़िए हटाइए। इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस ऑफ अ हायर कमिश्नर फॉर द इंडियन इन द लंदन, एक लंदन में भी ऑफिस क्रिएट कर दिया गया हायर कमिश्नर के, ठीक है भाई साहब। एंड ट्रांसपोर्ट टू हिम सम ऑफ द फंक्शन परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी। अच्छा, कुछ फंक्शन जो पहले सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट परफॉर्म करता था, बीइंग एन इंटरमीडिएट बिटवीन द इंडिया एंड ब्रिटेन, अब वो कौन करेगा, हायर कमिश्नर करेगा। ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, फर्स्ट टाइम इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टेबलाइज किया गया थ्रू द आर्टिकल, थ्रू द इंडियन एक्ट, थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू। ओके, next, the central public service commission was set up in 1926 for recruiting the civil servant. Okay, it separate for the first time the provisional budget from the central budget। पहली बार, पहले क्या होता था कि बजट सिस्टम केवल सेंट्रल में चलता था, सेंट्रल ही डिसाइड करता था, लेकिन फर्स्ट टाइम सेंट्रल बजट से और प्रोविजनल बजट उन दोनों को सेपरेट किया गया। ओके,
एंड ऑथराइज द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव टू इनेक्ट देयर बजट, और फर्स्ट टाइम ऑथराइज भी कर दिया गया कि भाई साहब अब आप प्रोविजनल में हैं, अब आपके पास पावर है कि आप डिसाइड कर सकते हो अपने बजट को, ओके, और इनेक्ट कर सकते हो। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टेशनरी कमीशन, एक स्टेचुटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर द 10 ईयर कमिंग इनटू द फोर्स। और इन्होंने एक स्टेचुटरी कमीशन भी बनाया कि भाई साहब हम ये कमीशन बना रहे हैं कि ये जज करेगा और 10 साल बाद रिपोर्ट देगा कि जो हमने बनाया है उसका आउटपुट क्या निकला है। क्या खूब गांडुगोल कर रहे हैं, क्या बोलूं, छोड़ो इनको ना, मतलब पटक के मारो, एक आंसर है पटक के मारो, दैट्स इट। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो हटाओ। अच्छा, साइमन कमीशन की बात कर लेते हैं, चलिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, okay, so this is all about, thank you।